हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा एक छोटा सा प्यारा सा नमस्कार। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं गाइस। तो आज का आपका टॉपिक क्या है उस पर बात करते हैं। तो आज आपका जो लेसन चलने वाला है वो है संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेशन ये एम लक्ष्मीकांत का पहला लेशन है आपका संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान सभा की निर्माण के बारे में। तो इसके अंतर्गत आपको कितने पॉइंट को कवर करना है, चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको इसमें कितने पॉइंट को पढ़ना है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको पढ़ना है संविधान सभा की मांग, दूसरा पढ़ना है संविधान सभा की गठन, उसके बाद आपको तीसरा पढ़ना है संविधान सभा की कार्यप्रणाली और उसके बाद पढ़ोगे आप अन्य कार्य, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो आपको 1947 था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसके द्वारा क्या परिवर्तन हुआ आप वो पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे पॉइंट नंबर 6 समितियों के बारे में, समितियों के बारे में पढ़ोगे आप इसमें कि कौन सी मुख्य समितियां हैं, कौन सी बड़ी समितियां हैं, कितनी समितियां नहीं। तो मांग में पढ़ोगे कि इसकी मांग किस व्यक्ति ने किया, जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति वो व्यक्ति था कौन। प्लस ये पढ़ोगे आप कि क्या उसी व्यक्ति के मांग के करने पर इस संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। और आप गठन में पढ़ोगे कि गठन के दौरान इसमें कितने व्यक्ति शामिल रहे, कौन कौन से व्यक्ति शामिल रहे, कहाँ कहाँ के व्यक्ति शामिल रहे इसमें। उसके बाद कार्यप्रणाली में आप पढ़ोगे कि इसमें कितना दिन इसको बनाने में लग गया, इसमें कितनी धनराशि व्यय की गई। एंड आप इसमें ये पढ़ोगे कि इसमें इसको बनाते वक्त कौन कौन से इसमें ऐसे कार्य हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य इसके रहे। उसके बाद अन्य कार्य में पढ़ोगे कि संविधान सभा कार्य के अलावा हट के अन्य कौन से कार्य रहे। उसके बाद आप पढ़ोगे कि भारतीय राष्ट्रीय मतलब जो स्वतंत्रता अधिनियम था आपका 1947 था, उसके माध्यम से इसमें क्या परिवर्तन किया गया आप इसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद समितियों की जो बात में कर रही हूँ उसके बाद आप उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ोगे। उसके बाद जो मैं समितियों के बारे में बात कर रही हूँ समितियों के अंतर्गत आप ये पढ़ोगे उसमें कौन सी बड़ी समितियां रही, कौन सी छोटी रही, कौन सी मुख्य समिति रही, कितनी समितियां रही, ठीक है। तो आपके टोटल मिला के आपके 6 पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। लेशन क्या था, संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें लेशन ये था आपका। लेशन के अंतर्गत कितने पॉइंट्स आप पढ़ोगे वो मैंने बता दिया। पॉइंट्स नंबर मैं 1 उठा रही हूँ, संविधान सभा की मांग। तो चलिए बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग किस व्यक्ति ने किया और जिस व्यक्ति ने किया भी तो वो व्यक्ति था कौन, ठीक है। संविधान सभा का मांग किस व्यक्ति ने किया और जिस व्यक्ति ने किया तो क्या उस व्यक्ति के मांग करने पर ही ब्रिटिश सरकार ने जस्ट डिसीजन ले लिया, जस्ट कोई फैसला ले लिया संविधान को बनाने में, या फिर कोई और व्यक्ति इसके बारे में काफी ज्यादा इस पे फोर्स किया कि संविधान सभा बनाई ही जाए। किस व्यक्ति का ज्यादा योगदान रहा इसमें, किस व्यक्ति ने काफी ज्यादा इसमें अपना रोल अदा किया सबसे ज्यादा, तो ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट्स आपके देखो, लेशन का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेशन में कितने पॉइंट्स को आपको कवर करना है वो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, 6 पॉइंट है। पॉइंट नंबर में फर्स्ट उठा रही हूँ संविधान सभा की मांग। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसमें आपको देखो एक पॉइंट उठाऊंगी, इस एक पॉइंट से आपका पूरा खुलासा हो जाएगा। और प्लस मैं ये जो पॉइंट उठा रही हूँ संविधान सभा की मांग, इसके अंतर्गत ही आप पढ़ोगे कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है, अगस्त प्रस्ताव क्या है और क्रिप्स प्रस्ताव क्या है। ये 3 पॉइंट हम एक पॉइंट के अंतर्गत क्लियर कर देंगे। तो चलिए उठाते हैं आपका संविधान सभा की मांग। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किस व्यक्ति ने किया, जिस व्यक्ति ने किया वो व्यक्ति था कौन, ठीक है। तो सर देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक आपका डेट आता है वर्ष 1934। आज मैं मार्कर का प्रयोग ज्यादा नहीं करूंगी। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मौखिक रूप से ही पढ़ा सकूं। मौखिक रूप से पढ़ाने का अर्थ ये होता है कि जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ ये बातें मैं कभी भी किसी भी वक्त कर सकती हूँ एक्सप्लेन, प्लस ये बातें हमारे दिमाग में छप जाती हैं। एंड तीसरी बात ये है कि मौखिक पढ़ाते वक्त फायदा ये होता है कि हम टॉपिक उठा कहाँ से रहे हैं, हमें खत्म कहाँ करना है और स्टार्टिंग से अंत तक इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रही है जो मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है। तो ये बातें हमें स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि हम पॉइंट उठा कहाँ से रहे हैं, खत्म मुझे कहाँ करना है और कहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको भी ऐसे कहूंगी कि आप लोग भी मौखिक पढ़ने का ज्यादा कोशिश क्या कीजिए, आप लिखने पे ज्यादा फोकस मत करो। हाँ, हालांकि आपके मेंस में आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट मैं आपको बता दूं वो आपका जो प्रिपरेशन है मेंस में लिखने की प्रैक्टिस वो आपका अलग हो गया। आप उसे एक रूल बना लो, एक नियम, एक अपना टारगेट सेट कर लो जिसके आप उसका प्रिपरेशन
करते रहो, ठीक है। एक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो सब्जेक्ट पढ़ते समझो वो जो आप एक अपना एक अलग सा रूटीन बनाओ कि मुझे इस टाइम इतने बजे से इतने बजे मुझे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। समझो वो भी एक आपका सिलेबस ही है जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो वो आप ऐसे उसे अपना करो, वो बात की बात है। बट मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो उस वक्त कोशिश ये क्या करो कि मैं ज्यादा लिखूं ना, मैं ज्यादा बात को मौखिक रूप से दिमाग में सेट करने की कोशिश कर सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं फ्रेंड्स, देखिए मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ, आप जब भी मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ मैं क्या करती हूँ पता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप देखो, मैं नोट्स बनाते वक्त आप 3 पेन यूज किया करो, ब्लैक, ब्लू और रेड। मैं ब्लैक, ब्लू और रेड ही यूज करती हूँ। अब आपको ब्लैक कहाँ करना है, ब्लू कहाँ करना है, रेड कहाँ करना है, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए हम जो भी बुक में पढ़ते हैं वो ऑलरेडी मैं ब्लू पेन से ही करती हूँ नोट्स, ठीक है। नोट कोई भी पॉइंट होता है मैं ब्लू पेन से करती हूँ। बट मैं आपको बता दूं, अगर मुझे कोई अंडरलाइन करना हुआ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ, मुझे कुछ इसमें मतलब मानचित्र वगैरह बनाना हुआ, मैप बनाना हुआ, तो मैं ब्लैक पेन का यूज करती हूँ। वैसे तो पेंसिल है, होता ही है। और मैं अब आपको बता दूं, अब देखो बुक में पढ़ते वक्त या फिर मुझे कहीं बाहर से कोई पॉइंट्स मिल जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई डिटेल मिल जाता है, और फिर बुक में मुझे पढ़ते वक्त कोई हट की कोई पॉइंट मिल जाता है, तो उस पॉइंट में मैं जो रिसर्च करती हूँ, मैं जो खुद से खोज करती हूँ, उसके बारे में जो पूरा इन्फॉर्मेशन जो डिटेल बाहर निकल के आती है, मैं उस पॉइंट को मैं अपने नोट्स में रेड पेन से नोट करती हूँ। इससे क्या होता है, बातें स्पष्ट रहती है कि अब देखो आपने ब्लैक, ब्लू और रेड पेन का यूज कितनी तरीके से क्यों किया पता है। अब देखो जो आपने बुक में पढ़ा वो तो ऑलरेडी आप ब्लू पेन से लिखते हुए बात समझ में आती है। अब आपको कुछ दर्शाना हुआ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हुए, तो आपको क्या करना है पता है, उसमें अब आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे कुछ दर्शाना है, तो आपने ब्लैक पेन का यूज किया। वही अगर आपको रेड पेन आप अपने नोट्स में लिखी हो तो ये बातें समझ में आती है कि हाँ मैंने इसमें बाहर से कुछ खोज किया था, जो मैंने खुद से नोट्स बनाया, मतलब खुद इसमें कुछ ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है, ये मैंने खुद इस पे रिसर्च किया था, ये बातें मैंने बाहर से इंफॉर्मेशन डाटा इसमें नोट किया है, तो ये बातें ऐसे स्पष्ट समझ में आती है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, बट मैं नोट्स में ऐसे ही लिखती हूँ। लेकिन हाँ आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में आपको रेड पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में क्या है, आपको रेड पेन यूज नहीं करना है, हालांकि आप नोट्स में कर सकते हो अपने समझ के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है कि पहली बार संविधान सभा का मांग किसने किया, ठीक है। हम मांग को लेके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा का मांग किसने किया, तो आपका एक डेट आता है वर्ष 1934। अब यही आपका डेट है जो आपको अगस्त प्रस्ताव क्लियर कर देगा, क्रिप्स प्रस्ताव क्लियर कर देगा, एंड आपका जो कैबिनेट मिशन योजना है, जो बहुत सुनने को मिलता है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन, ये क्या है कैबिनेट मिशन योजना, कुछ भी नहीं है। आप कितनी आसानी से समझ जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि टॉपिक मैंने आपको कैसे समझा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए है वर्ष 1934, तो वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। लेकिन क्या एम.एन. रॉय की संविधान सभा की मांग करने पर ही ब्रिटिश सरकार ने जस्ट डिसीजन ले लिया? क्या ब्रिटिश सरकार ने जस्ट डिसीजन ले लिया हाँ संविधान सभा बना दी जाए, या फिर कोई और व्यक्ति इस पर फोकस किया, जोर दिया? तो आगे समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की, पहली बार उसके गठन की बात की। तो क्या हुआ, अब ये बात समझिए कि ये एम.एन. रॉय थे कौन, जो इतने बड़े देश के लिए इतने बड़े चीज की मांग कर रहे हैं। संविधान सभा कोई मामूली बात है, एक देश का जन्म कुंडली है। मैं आपको बता दूं, हर एक लोग जो भी समाजशास्त्री है, जो भी राजनीतिक है, जो भी लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से इसका डेफिनेशन देते हैं। हालांकि हम लोग भी पढ़े हैं, इसमें समझ में आता है कि संविधान जो है वो एकात्मा है, प्रस्तावना जो है ये है ना, तो मतलब भारत की जो संविधान है, हम लोग क्या क्या नहीं कहते हुए कुंजी है, एकात्मा है ना। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं अपना एक अलग सा डिफिनेशन देती हूँ कि जो आपका ये संविधान है वो एक समझो एक कंट्री का, एक देश का पूरा बायोडाटा, पूरा जन्म कुंडली होता है, जिसमें सारी बातें निहित होती है कि हाँ किस चीज को कैसे फॉलो करना है। अब आप समझो कि आपके संविधान में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और आपके प्रेसिडेंट और आपके जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, इन सबके बारे में पूरा कितना डिटेल, कितना इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में कितना प्रावधान उसमें अंकित किया गया है, उसमें लिखा गया है ना। कितने छोटे से लेके बड़े तक आर्टिकल भी उसमें निहित किए गए हैं। तो आप बताइए इतने बड़े संविधान में कितनी सारी चीजें लिखी गई हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो आप सोचो कि इतने बड़े चीज का डिमांड करने वाला व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति तो हो नहीं सकता, कोई अनपढ़ व्यक्ति तो हो नहीं सकता। हाँ, तो कोई जाहिल गवार व्यक्ति थोड़ी सा संविधान का मांग करेगा,
क्या होता है संविधान, उसे इसकी वैल्यू रहता है तब तो मांग कर रहा है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही, इसलिए बार बार मुझे फोर्स करना पड़ रहा है कि मैं आपको ये बोल के ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि जो व्यक्ति पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की, ये एम.एन. रॉय थे कौन। ठीक है, अब सवाल निकल के आ रहा है ना। तो मैं आपको बार बार इसलिए ये फोर्स कर रही हूँ कि इतनी बड़ी चीज का डिमांड रखने वाला व्यक्ति था कौन। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जब वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की तो उनके कहने पे ब्रिटिश सरकार ने जस्ट डिसीजन नहीं लिया। आगे बताती हूँ आपको। फिलहाल इतना समझते हैं कि एम.एन. रॉय थे कौन। ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो थोड़ा ये गौर करते हैं कि ये वामपंथी आंदोलन क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वामपंथी आंदोलन एक, आप इसे एक वामपंथी राजनीति बोल सकते हो, ये एक विचारधारा है। ये कैसी विचारधारा है आपको पता है? मैं आपको बता दूं, ये इसे आप लेफ्टिक्स पॉलिटिक्स बोल सकते हो या फिर लेफ्टिक्स पॉलिटिक्स, इसे लेफ्ट पॉलिटिक्स या फिर लेफ्टिक्स पॉलिटिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। एक ऐसा विचारधारा है, देखो वामपंथी आंदोलन उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जाति समानता लाना चाहते हैं। इसके अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाता है, उन लोगों के लिए सहानुभूति जताई जाती है और जो अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हो या शक्तिहीन हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी विचारधारा है वामपंथी आंदोलन जिसमें जो समाज के आर्थिक रूप से व्यक्ति जो गरीब है, जो कमजोर है, जो निम्न जाति वर्ग के लोग हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, ये एक ऐसी विचारधारा है। ठीक है, तो एम.एन. रॉय का कहना था, एम.एन. रॉय नहीं चाहते थे कि समाज में कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से या फिर जाति रूप से उसके साथ कोई भेदभाव किया जा सके, उसे जाति के तौर पे या फिर आर्थिक तौर पे उसे पिछड़ा हुआ कहा जा सके, उसे पीछे छोड़ दिया जाए। तो नहीं, वो चाहते थे कि समाज में जाति के तौर पे और आर्थिक तौर पे कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसा बनाया जा सके, व्यक्ति को ऐसे अपने समाज को बनाया जा सके जो किसी भी स्तर पे किसी से कमजोर ना हो। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हमेशा पॉलिटिक्स, हमेशा राजनीति हमेशा दो मुद्दे पे की जाती है, एक जाति के तौर पे, दूसरा आपके आर्थिक तौर पे। अगर समाज में कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, आप खुद देख लेना, समाज में अगर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो उसके साथ कितना भेदभाव किया जाता है। आप यहाँ मत बैठो, आप ये मत कहो, मेरे साथ यहाँ मत चलो, इस सीट पे मत बैठो। पहले जो जमाना था, लेकिन आज तो आपकी इंडिया डेवलप कर चुकी है ना। अपना सोच आप लोग बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, आप लोग अपनी विचारधारा को बदलिए। हालांकि कुछ लोग बदल चुके हैं, लेकिन हालांकि कुछ लोग नहीं बदल चुके हैं। लेकिन क्या है, अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप 1000 काम सही करते हो, अगर एक काम गलत करते हो तो वो एक काम ही आपके वो 1000 काम पे हावी हो जाता है, गलत साबित कर देता है ना। तो यहाँ पे क्या है, वही बात सामने आती है। तो एम.एन. रॉय का कहना था, हमारे यहाँ क्या है कि जो धनी वर्ग के लोग व्यक्ति हैं, जो ज्यादा अपने आप को अमीर समझते हैं, उनका ये कहना है कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जो निर्धन हैं, उनको समाज में दबा के चलना ही अपने आप को महानता साबित करते हैं। ये हमारे समाज में अपने आप को महान व्यक्ति साबित करते हैं जो अमीर लोग होते हैं। किसी की रोटियां छीन के खाना वो अपने आप को महानता समझते हैं, किसी का रहन सहन बंद कर देना, किसी के रास्ते को बंद कर देना, वो अपने आप को महानता समझते हैं। ठीक है, ये अमीर लोगों की खास तौर पे एक पहचान होता है। हालांकि मैं सभी के ऊपर उंगलियां नहीं उठा रही हूँ, आप लोग ये मत कहना कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हूँ। नहीं फ्रेंड्स, मेरा कहने का मकसद नहीं है। हालांकि जो समाज में जो लोग की ऐसी मानसिकताएं हैं, उन पे मेरी बात संपूर्ण रूप से लागू होती है। इसमें कोई छुपाने वाली बात है ना, इसमें कोई डरने वाली बात है। ठीक है, मैं खुलेआम बोलती हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनके लिए मैं पूरा मैं बोल रही हूँ, उनके ऊपर ही बात संपूर्ण रूप से लागू होता है। तो एम.एन. रॉय का भी यही कहना था कि समाज में ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई मानसिकता ना रह जा सके जिसको हर बार पॉलिटिक्स में क्या किया जा सके, मुद्दा बनाया जा सके। हमारे यहाँ हमेशा गरीबों को मुद्दा बनाया जाता है। आप खुद देखो, भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या उसमें नहीं बनाया गया ना। आप खुद देख लो, जब भी प्रधानी का चुनाव लड़ा जाता है गाँव के स्तर पर, जो आप देखते हो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, जब भी ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, आप खुद देख सकते हो, उस टाइम 2 दुकान पे ज्यादा बिक्री की जाती है, 2 व्यक्ति की ज्यादा बिक्री होती है। पहला जो शराब बिकता है, दूसरा जो मुर्गा बेचता है। आप खुद देखना, प्रधानी के समय में ये 2 दुकान कितनी कमाई होती है जितनी किराने की दुकान की नहीं होती। आप खुद पता कर लेना। तो क्या है, हमारे यहाँ जब भी हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है ना, तो क्या होता है, शराब ज्यादा फेमस हो जाता है, हमारे यहाँ मुर्गा ज्यादा फेमस हो जाता है। और जनता तो चूतिया है ही, क्या जनता भाई लालची है ना। जनता को अगर आप शराब पिला देते हो तो इतनी अपनी उस शराब में नशे में धुत हो जाती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी भी लिख देगी आपके नाम पे।
है ना। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी यहाँ पे राजनीति डेमोक्रेसी तो चल रही है भाई, लेकिन डेमोक्रेसी का जो सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग किया जा रहा है ना, वो कोई हमारे भारत के लोगों से सीखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ राजनीति में हमेशा जाति के तौर पे और हमेशा हमारे यहाँ जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए लोग हैं उनको मुद्दा बनाया जाता है। जाति के तौर पे कैसे मुद्दा बनाते हैं देखते हो कि नहीं आप, कि हाँ इस पार्टी के लोग, अरे यादव लोग खड़े हैं यार, अखिलेश खड़े, इनको वोट दो, हमारे जाति के हैं, ब्राह्मण खड़े हैं, इनको वोट दो। लेकिन आपको बता दो सब व्यक्ति जातिवाद नहीं करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसी मानसिकता को लेके लोग समाज में ऐसे फेमस कर देते हैं बात को। लेकिन हमारे यहाँ आप देखते हो कि राजनीति हमेशा यही मुद्दे पे की जाती है, जाति के तौर पे और आर्थिक के तौर पे जो व्यक्ति समाज में दबे हुए हैं। लोग नहीं चाहते, धनी व्यक्ति लोग, धनी वर्ग के लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी समाज का निम्न वर्ग का व्यक्ति ऊपर उठे, लेकिन फिर भी हालांकि उठ जाते हैं लोग। जैसे एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, द्रौपदी मुर्मू पहुंची कि नहीं पहुंची, प्रेसिडेंट के उपाधि धारण की कि नहीं की ना, क्या उनको कोई रोकने का प्रयास नहीं किया होगा, 1000 व्यक्ति उनके टांग खींचे होंगे। बट कहते हैं ना कि हमेशा पैसे का ही खेल नहीं होता, कुछ मेहनत का भी खेल होता है ना। तो यही बात थी जो एम.एन. रॉय लड़ रहे थे इस विचारधारा से। तो ये थी वामपंथी आंदोलन फ्रेंड्स। तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए जब वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय पहली बार संविधान सभा की मांग करते हैं, अब इतना मैंने आपको बता दिया। तो फिर ये कौन थे मैंने आपको ये भी बता दिया, ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वामपंथी आंदोलन क्या होता है इतनी बार तो क्लियर होती है। अब आपका दूसरा डेट आता है वर्ष 1935। वर्ष 1935 में क्या हुआ, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पहली बार जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो आधिकारिक रूप से उन्होंने मांग किया कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जा सके। मैं आपको बताती हूँ, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो वर्ष 1935 में क्या हुआ, फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी तो एम.एन. रॉय कर रहे थे वर्ष 1934 में संविधान सभा की मांग, लेकिन अब दूसरी तरफ वर्ष 1935 में आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से इस पे ज्यादा फोकस किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने देखो भाई संविधान के निर्माण को लेकर जो बात उठती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काफी ज्यादा इसमें सहयोग रहा है। तो वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फोकस किया कि नहीं एम.एन. रॉय सही बोल रहे हैं, नेहरू जी ने सही कहा कि एम.एन. रॉय सही बोल रहे हैं, हमारे देश को संविधान की आवश्यकता है, संविधान सभा का निर्माण किया जा सके, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके, ताकि अब उसमें अब जरूरत पड़ गई है भाई, अभी नहीं जरूरत होगी तो कब पड़ेगी। इतने उस समय क्या था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, आप जानते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, तो वर्ष 1935 में जब ये मांग करते हैं तो उसके बाद ये शांत नहीं बैठे रहते। फिर आपका एक डेट आता है वर्ष 1938, 2 साल के बाद, 35 के बाद 37 और 38 क्या होता है, देखो वर्ष 1935 में मांग करने के बाद फिर ये 2 साल के बाद वर्ष 1938 में क्या करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये शांत नहीं बैठे रहते। 35 में तो मांग करते हैं बात ठीक है, लेकिन फिर भी शांत नहीं बैठे रहते। फिर ये दोबारा एक घोषणा करते हैं वर्ष 1938 में, और उस घोषणा में ये कहते हैं भाई कि अब संविधान की जरूरत है। घोषणा करते हैं, उसमें कहते हैं कि संविधान का निर्माण तो किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार से मांग करते हैं कि संविधान का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन वैक्स मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि जिस संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जो व्यक्ति करेगा वो व्यक्ति भी उसी संविधान सभा से चुना जाएगा जिसका वो निर्माण करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी का मत नहीं। अब इतना सोचो आप, इतने बड़े देश के लिए एक ऐसा संविधान बनने जा रहा है जिसमें सबके लोगों के सबके जीवन की बातें इसमें निहित है भाई, है ना। कि अगर एक आईपीसी सुनाई जाती है, धारा सुनाया जाता है कि एक आईपीसी एक व्यक्ति के जीवन का फैसला कर देता है, इस आईपीसी के तहत इस व्यक्ति को इतना सजा देना है ना, आप सुने हो ना भाई धारा। और इसमें कितने आर्टिकल इसमें निर्धारित इसमें अंकित किए गए हैं। इसमें भाई इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आपके न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, उच्च हाई कोर्ट, इसमें सब लोगों का इसमें कितनी बातें इसमें निहित की गई है। तो कोई मामूली बात है संविधान को बना देना, इसकी डिमांड रखना नहीं। तो क्या है, तो इन्होंने क्या किया, वर्ष 1938 में इन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण तो करोगे, निर्माण तो होगा, लेकिन वैक्स मताधिकार के आधार पे। वैक्स मताधिकार का मतलब ये होता है कि सबका मत लिया जाएगा। इतना बड़ा चीज का डिसीजन लिया जा रहा है तो एक व्यक्ति के कहने थोड़ी होगा, सबका डिसीजन लिया जाएगा। और उसके बाद में जिसका निर्माण हो रहा है उसका भी चुनाव उसी से किया जाएगा जिसका वो निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये
ये बातें तो क्लियर होती है। अब हम आपको बताते हैं फिर क्या होता है। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि ताव में आके ब्रिटिश सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो, नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब वर्ष 1938 में इन्होंने घोषणा किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब घोषणा करते हैं कि नहीं इसका वेस्ट मताधिकार के आधार पर ऐसा होगा, तो क्या करते हैं ब्रिटिश सरकार क्या करती है, तब जाके इनके बात को सैद्धांतिक रूप से, नेहरू जी की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करती है। वो कहती है कि ठीक है मैं संविधान सभा बनाने की इजाजत देता हूँ, मैं प्रस्ताव, ठीक है। तब क्या होता है, ऐसा नहीं करती ब्रिटिश सरकार की ताव में आके एक्सेप्ट कर लियो, हाँ ठीक है आप बोल रहे हो मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं। सैद्धांतिक रूप से एक व्यवहार के तौर पे वो मान लेती है नेहरू जी की बात को। फिर आगे क्या होता है, वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार के, एक बात याद रखना, जो यहाँ पे नेहरू जी की इस मांग को सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट करती है ना, इसी को कहते हैं वर्ष 1940 का अगस्त प्रस्ताव, या अगस्त प्रस्ताव। आप भूल मत जाना, यही था ना अभी मैं जो आपको बताई। अभी आपको 2 पॉइंट और समझना है, एक तो मैं आपको अगस्त प्रस्ताव बता रही हूँ, यही था आपका अगस्त प्रस्ताव। क्या था अगस्त प्रस्ताव, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बता देती हूँ फिर से एक बार। तो जो सिद्धांतिक रूप से नेहरू जी की मांग को ब्रिटिश सरकार मान लेती है, तो इसी को कहा जाता है वर्ष 1940 का अगस्त प्रस्ताव। बात क्लियर हुई, आगे चलती है। फिर आपका एक डेट आता है वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब मैं आपको दूसरा, आप पढ़ोगे इसमें, मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, जो एक आपका था क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, थोड़ा गौर करना। क्या था क्रिप्स प्रस्ताव, तो सबसे पहले समझो, जहाँ क्रिप्स लिखा है ना, ये थे, इनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये आपका देखो इसका आंसर इसी में छुपा है, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था बताऊं, वर्ष 1942 में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कहने का मतलब ये है कि वर्ष 1942 जब आपके नेहरू जी के मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से एक्सेप्ट किया, तो इसी को कहा गया वर्ष 1940 का अगस्त प्रस्ताव, राइट। फिर उसके बाद में आपका डेट आता है वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री, ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री, मतलब कहें तो मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये क्या किए, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भारत में प्रस्ताव के साथ आए थे। वो प्रस्ताव क्या था जानते हो, वो प्रस्ताव ये था कि उसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के रूप में, उसमें कहा गया कि संविधान, ये स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार एक प्रस्ताव लेके आई थी। उसमें कहा गया था कि भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो क्या हुआ, वर्ष 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने इनके मांग को एक्सेप्ट किया, तो ब्रिटिश सरकार ने वहां से मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, मतलब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, जिसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनको एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजती है। तो वो प्रस्ताव क्या था पता है, जिस प्रस्ताव के साथ स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं, वो प्रस्ताव में ये बातें लिखा गया था कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, मतलब एक भारत के स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण, भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें ये प्रस्ताव था। तो जो ये वर्ष 1942 में भारत आते हैं। अब स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, देखो क्रिप्स प्रस्ताव मतलब क्रिप्स जो थे, इनका पूरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये भारत में एक प्रस्ताव के साथ आए थे। पहली बात तो ये थे कौन, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, क्या तो कैबिनेट मंत्री, ठीक है। तो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, ये भारत में प्रस्ताव के साथ आए थे। प्रस्ताव क्या था कि भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, जब ये इस प्रस्ताव के साथ भारत आते हैं कि स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, तो यहाँ जब ये भारत आते हैं, तो यहाँ भारत आने के बाद मुस्लिम लीग इनसे संतुष्ट ही नहीं होती, वो नहीं होती। मुस्लिम लीग ये इनसे कहती है कि हमें 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, पाकिस्तान अलग बनाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव लेके भारत आते हैं, तो मुस्लिम लीग इनका बहिष्कार करती है, इनके मांग को ठुकरा देती है, वो मना कर देती है। वो ये चाहती है कि ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग ये कहती है कि 2 हमें स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, एक पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान अलग, तो दोनों का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अलग अलग संविधान होना चाहिए, तो अलग अलग कंट्री बना दी जाए। लेकिन क्या करते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स इनकी बात को नहीं मानते, वो सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, हम 2 अलग अलग कंट्री नहीं बनाएंगे, 2 स्वायत्त हिस्सों में तुम लोग को नहीं बांटेंगे, और ना ही दोनों का अलग अलग अपना अपना संविधान होगा, ये मना कर देते हैं। फिर क्या होता है, अब मुस्लिम लोग इस बात को लेकर आपस में टकराए, विवाद करने लगती है, भिड़ने लगती है। तो क्या होता है, उस टकराव को, उस विवाद को कम करने के लिए तभी भेजा जाता, तभी आपका आता है आपका तीसरा क्या था, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, यही था ना आपका
कैबिनेट मिशन योजना आपकी भारत आती है। तो यही आपका तीसरा पॉइंट आता है, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, बात समझ में आया क्या था कैबिनेट मिशन योजना। तो तब जब ये आपके स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण के प्रस्ताव को लेकर भारत आते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो क्या होता है, मुस्लिम लीग इनका बहिष्कार करती है, इनका मना करती है कि हमें नहीं, हमें दो अलग अलग 7 हिस्सों में बांट दो और दोनों का अलग अलग संविधान बना दो। लेकिन ये नहीं मानते, स्टैफोर्ड क्रिप्स उनके बात से सहमत नहीं होते हैं, कहते नहीं मैं नहीं बांटूंगा, ना ही मैं बनाने दूंगा और ना ही बनाऊंगा। तो इसको इस बात को विवाद होने लगता है लेके, तो इसी बात को हल करने के लिए फिर भारत में भेजी जाती है आपकी कैबिनेट मिशन योजना। तब आपका आता है कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन जब योजना आपकी आती है तो क्या होता है, यहाँ पे भारत में कैबिनेट मिशन योजना को भेजा जाता है। और कैबिनेट, लेकिन मैं आपको बताऊं, कैबिनेट मिशन योजना को योजना ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। हालांकि जब कैबिनेट मिशन आपकी आती, ये भी बोल दी कैबिनेट मिशन योजना ने भी कहा कि नहीं, मैं अलग अलग संविधान सभा का निर्माण कभी नहीं करूंगा और मैं 2 संविधान सभा का अलग अलग निर्माण कभी नहीं करूंगा। उन्होंने ठुकरा दिया। कैबिनेट में जो काम स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था कि नहीं, 2 अलग संविधान सभा नहीं बनाई जाएगी, 2 अलग संविधान, जो 2 अलग कंट्री का देश नहीं बनाया जाएगा, वही काम कैबिनेट मिशन योजना ने भी कहा। कैबिनेट मिशन योजना ने कहा कि नहीं, मैं 2 अलग संविधान सभा कभी नहीं बनाऊंगा। इन्होंने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। मुस्लिम लीग से कैबिनेट मिशन योजना ने साफ कहा कि नहीं, 2 अलग संविधान सभा जिंदगी में कभी नहीं बनाई जाएगी, कभी नहीं बनाने दूंगा मैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बात भी सुन के मुस्लिम लीग के अंदर खलबली मच गई। वो लोग तो और भिड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अलग संविधान सभा चाहिए तो चाहिए, 2 अलग कंट्री बनाई जाएगी तो जाएगी। तो लेकिन हालांकि वो क्या हुआ, बेसिकली उनके लिए बना ही दी गई अलग अलग कंट्री। आप देख ही रहे हो, 2 अलग कंट्री का निर्माण कर दिया गया और दोनों का अपना अलग अलग संविधान बन गया। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना क्या कर दी है, इतने पे ही वो संतुष्ट नहीं बैठती। हालांकि उसके डिसीजन से अगर मुस्लिम लीग नहीं मतलब संतुष्ट नहीं होती है, फिर भी कैबिनेट मिशन योजना हार नहीं मानती। फिर ये दूसरा प्रस्ताव पेश करती है। जो इसका पहला प्रस्ताव होता है, वो अगर वो उससे मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं होती तो क्या हुआ, लेकिन ये हार नहीं मानती। इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन योजना ने दूसरा डिसीजन लिया, दूसरा प्रस्ताव पेश किया। लेकिन उस प्रस्ताव से क्या हुआ, हालांकि मुस्लिम लीग को काफी हद तक उस प्रस्ताव से संतुष्टि मिली। कैबिनेट मिशन योजना ने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्टि प्रदान की दूसरा प्रस्ताव पेश करके। अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या बातें, क्या क्या ऐसे प्रस्ताव रखे गए जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्टि मिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। कैबिनेट मिशन योजना ने हार नहीं मानी। इसके पहले प्रस्ताव से मुस्लिम लीग भिड़ने लगी तो क्या हुआ, इन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसे बीच हालात में ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपस में भिड़ते हुए छोड़ के नहीं, मैं दूसरा डिसीजन में दूसरा प्रस्ताव पेश करूंगा। हो सकता है कि उस डिसीजन से इनको संतुष्टि मिल सकती है तो मेरे दूसरे प्रस्ताव से। हाँ, तो हालांकि ये बात सच हुई, इन्होंने दूसरा जो प्रस्ताव पेश किया, अब उस प्रस्ताव में क्या क्या ऐसी बातें थी जिन्होंने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्टि प्रदान की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो इतना तो अभी काफी है। अब जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार रिविजन करा दूं झटके में। तो बता दो, सबसे पहले संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय वर्ष 1934 में करते हैं। ये थे कौन, ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और ये वामपंथी आंदोलन होता कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वीडियो पीछे करके आप देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, फिर वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं। ठीक है, उतने में वो शांत नहीं बैठते। फिर वर्ष 1938 में क्या होता है, मैं आपको लिखते हुए चलूं। अब देखो, वर्ष 1900 जो आपका डेट आता है, वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय, क्या नाम था उनका, एम.एन. रॉय। ठीक है, ये मांग करते हैं बात। ठीक है, फिर इनके बाद एक डेट आता है वर्ष 1935। ठीक है, वर्ष 1935 में नेहरू जी करते हैं मांग, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। नेहरू जी मांग करते हैं, फिर 2 साल के बाद फिर क्या करते हैं, वर्ष 1938 में ये फिर 1938 में घोषणा करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि वैश्विक अधिकार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फिर क्या होता है, इनके मांग को ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट करती है सैद्धांतिक रूप से, उसी को कहते हैं वर्ष 1940 का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में वर्ष 1942 में क्या होता है, वहां से ब्रिटिश सरकार एक अपने स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजती है।
इसी को कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। और ये प्रस्ताव क्या था कि दो अलग अलग भारत के लिए स्वतंत्र संरचना का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं होती है और फिर उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए एक आपका कैबिनेट मिशन योजना पारित किया जाता है। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्टि मिल जाती है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई कि वर्ष 1940 से अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव मतलब क्या है, तो क्रिप्स एक इंसान थे भाई, कैबिनेट मिशन योजना ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, इतना याद रखना। इनका नाम है क्रिप्स, इनका पूरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना, तो ये तीनों में आपस में ये जुड़ी हुई है, आपस में ये तीनों रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप एक टॉपिक उठाते हो तो तीनों आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था ये। आई होप कि फ्रेंड्स आपको तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। तो आप लोग का जो भी डिसीजन हो, जो भी सवाल आप लोग ने क्वेश्चन आंसर करते हो, मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ऐसे आप लोग को अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो जो भी आपको जो पढ़ते हो उससे रिलेटेड या फिर जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आंसर दे दूंगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।